हेलो बच्चों, परसेंटाइल बूस्टर सीरीज में फिर से तुम लोगों का स्वागत है। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में वो सारे बच्चे फायदा उठा सकते हैं जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक सा दे दिया, जो लोग सेकंड अटेम्प्ट के इंतजार में हैं और जो लोग सेकंड अटेम्प्ट को अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें काफी हद तक चैप्टर्स कराए जा चुके हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक की वेटेज जेई के मेंस लेवल पर या एडवांस लेवल पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाई देता है, तो लेकिन हम इसको फटाफट एक बार डिस्कस करते हैं। कुछ पुराने सवालों को और कुछ कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर बेस सवालों को डिस्कस करते हैं। तो जो टॉपिक होगा आज का डिस्कस करने के लिए वो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है, जिसमें कुछ पुराने सवाल और कुछ नए सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर भी मैं यही कहूंगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमता फिरता नजर आता। तो मुझे कम से कम एक लेवल पर जो सोसाइटी या आईयूपीएससी सोसाइटी ने कुछ जो नॉर्म्स बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को याद रखना चाहिए ताकि उनके ऊपर आने वाला सवाल किया जा सके। तो मैं सबसे पहले अगर शुरू करूं तो ये एक बहुत पुराना सवाल है, जेई में पूछा गया सवाल है। हालांकि जेई में आप देखा गया है कि मैंने देखा इधर मेंस लेवल पर भी बहुत ज्यादा आईयूपीएससी के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। इससे पहले वाले सवालों में भी आईयूपीएससी के कुछ खास सवाल देखने को नहीं मिले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सवाल नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं सवाल हो सकता है अप्रैल के अटेम्प्ट में ना भी आए, पॉसिबल है कि अप्रैल के अटेम्प्ट में वो ना भी आए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हो सकता है कि इससे मिलती जुलती कोई चीजें हमें आगे देखने को मिले। तो मैं सबसे पहला सवाल डिस्कस कर रहा हूं, मुझे इसका आईयूपीएससी बताना है। फिर यही है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रूल्स होंगे जो रूल्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। तो सर इसमें क्या है सर, राइट लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 सर ऐसे करा जा सकता है। सर किसी और तरह से भी किया जा सकता है, जैसा आपका दिल करे उस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सब लोग इसको अपने हिसाब से देखें। सर लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना ये मेरा सबसे पहला धर्म है, और एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे ये मैं जरूर सोचना चाहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर लॉन्गेस्ट चेन को देखा जाए और डबल बॉन्ड भी उस लॉन्गेस्ट चेन में रहे, ये बेहतर सिचुएशन है। तो ऐसे में तो सर बहुत आसान है कि अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो नंबरिंग यहां से भी की जा सकती है। इसको 1 दिया जाए, इसको 2 दिया जाए, इसको 3 दिया जाए, इसको 4 दिया जाए, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9 और इसको 10 दे दिया जाए। मुझे लगता है लॉन्गेस्ट चेन जो निकल के आने वाली है वो यही आने वाली है, जिसमें डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड किया गया है और चेन भी लंबी। अब ऐसे में सर डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर रहे हैं, चेन भी लंबी है, तो आंसर बड़ा आसान है सर। तीसरे नंबर पर मिथाइल लगा है और पांचवें और छठे नंबर पर डाई इथाइल है। आप समझ रहे हैं, दिस दे बोथ ग्रुप्स आर इथाइल। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, ये ग्रुप भी एक इथाइल ग्रुप है, ये ग्रुप भी एक इथाइल ग्रुप है, और तीसरे नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप है। तो नाम एकदम साफ समझ में आता है। 3 पर मिथाइल है, 5 और 6 पर डाई इथाइल है, 10 कार्बन का डेक है, और जो वर्ड रूट है वो 10 की वजह से जो प्राइमरी सफिक्स बनेगा वो ईन बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये डेकीन होगी जो चौथे नंबर पर ईन शो करती है। इसका मतलब 5 6 डाई इथाइल, 3 मिथाइल, डेक 4 ईन। मुझे तो इसका आंसर अब पहला ही सीधा सीधा समझ में आता। समझिए बात को, और लॉजिकल भी है क्योंकि यही सबसे लंबी चेन होनी चाहिए। सर एक काम और भी कर सकते थे, ये लंबी चेन अगर है तो आप नंबरिंग नीचे से भी कर सकते थे। हाँ बिल्कुल सही है, नंबरिंग नीचे से भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे में सर लोकेंट बाद में मिलते। सर सब्स्टिट्यूएंट्स को जो लटके हुए लोग हैं उनके लोकेंट्स लेट आते। सर इसका कोई फायदा नहीं है। सर बेहतर यही है, आप लंबी चेन पकड़िए, डबल बॉन्ड को चेन के अंदर रखिए, और साथ ही साथ कोशिश करिए नंबरिंग उस तरफ से करने की जहां पर आप लोकेंट्स को पहले ट्रैवल कर सके। तो सर यही आदमी हमें ठीक लगता है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक कैटेगरी है, मैंने देखा है एनसीईआरटी में इस कैटेगरी के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। ये किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल तो नहीं है, बट मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद लगती है कि जेई के पेपर में अगर आईयूपीएससी आती है तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल को पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में जिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है उन फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमेशा एक बहुत बड़ी तकलीफ लगी रहती है, क्या कि या तो उन फंक्शनल ग्रुप के उस कार्बन को काउंटिंग में लिया जाता है या फिर उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंटिंग में नहीं लिया जाता। अब ये बड़ी मुसीबत है। सर जैसे आप कुछ और समझाने की कोशिश करिए। मान लीजिए इस सवाल को अभी हम डील करते हैं। मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि भाई ये बताइए, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल हो CH3 CH2 CH2 COH, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे लिखेंगे, तो साफ समझ में आता है सर, द फंक्शनल ग्रुप इज एसिड। नंबरिंग में कोई दोहराई नहीं है सर, इस 1 को काउंट किया जाएगा, इस कार्बन को काउंट किया जाएगा, और मेरा पर्पस भी यही है, मैं चाहता भी यही हूं कि कार्बन को काउंट करूं, क्योंकि कार्बन को काउंट करने से, इस कार्बन को काउंट करने से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं।
तो जो मेरी चाहत है उसके हिसाब से मैंने 4 कार्बन ले लिए और सर साफ समझ में आता है 4 कार्बन का जो वर्ड रूट बनेगा वो ब्यूट बनेगा, सारे सिंगल बॉन्ड से सर ये एन बनेगा, ओइक एसिड होगा ही होगा, सर दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, नो डाउट। तो सर अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी ने अगर यही हरकत ऐसे ना करके ऐसे पूछ ली होती, कैसे? मान लीजिए वो ये कहते भाई 4 कार्बन को लिखने का एक तरीका तो ये भी है, सर ये भी देखिए 4 कार्बन है, अब बताइए इसका नाम क्या बनेगा? सर ये तो 4 कार्बन है, सर इसका भी नाम लिखा जा सकता है, इसमें क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि सर कार्बन को काउंट करोगे कि नहीं? बिल्कुल काउंट करेंगे, तो चलिए कार्बन को काउंट कर देते हैं। अगर आपने कार्बन को काउंट किया तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो सर बड़ा अजीब सा लगता है, सर आपने काउंट कर दिया कार्बन को, 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सर वर्ड रूट विल बी ब्यूट, नो डाउट। And since all the bonds are single with COH group carbon counted, the answer is butanoic acid. सर ये भी तो ब्यूटेनोइक एसिड है, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन 4 हैं, एक कार्बन COH को नंबर 1 दिया है, तो ऐसे में सर ये भी ब्यूटेनोइक एसिड है, वो भी ब्यूटेनोइक एसिड है। नहीं 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 सर ऐसा नहीं है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है सर, इसको साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड बोला करिए। कैसी बातें कर रहे हो? साइक्लोब्यूट इज द ब्यूट शुड बी द साइकिल ऑफ 4, इट इज अ साइकिल ऑफ 3। तो मैंने कहा ठीक है फिर साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड बोल देते हैं। सर साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड में ये कैसे पता चलेगा कि कार्बन 4 है? बड़ा कंफ्यूजन है सर, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो कार्बन है COH वाला, अगर मैं इसको काउंटिंग में लेता हूं तो सर मैं इस कंपाउंड का वर्ड रूट डिसाइड नहीं कर सकता कि सर ये प्रोप है कि पेंट है कि साइक्लोब्यूट है कि ब्यूट है कि साइक्लोप्रोप है, मुझे इसका वर्ड रूट समझ में नहीं आता। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, मैं इस कार्बन को काउंटिंग में नहीं ले सकता, बात खत्म। और अगर मैं कार्बन को काउंटिंग में नहीं ले सकता तो मुझे ये कार्बन की काउंटिंग, इस COH ग्रुप की काउंटिंग यहां से हटानी पड़ेगी। और लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, सर COH आज भी फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ फर्क इतना है कि मैंने इसके कार्बन को काउंट नहीं किया है, बस बात खत्म। मैं इस सवाल को करने से पहले यही एक बात बताना चाह रहा था, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका कार्बन काउंटिंग में होगा तो भी वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अदरवाइज अगर वो कार्बन काउंटिंग में नहीं भी है और वो मेन चेन से अटैच है तो भी वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये COH का कार्बन भले ही काउंटिंग में ना हो लेकिन वो पेरेंट चेन के अंदर आ रहा है, सर वो पेरेंट चेन से अटैच है, यानी COH ग्रुप जो पेरेंट चेन से अटैच होता है वो भी मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, और वो COH ग्रुप जिसका कार्बन काउंटिंग में आता है वो भी मेन पेरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। सर इसका मतलब ये हुआ ये COH आज भी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा, बस फर्क इतना है कि इस बार इस सवाल का आंसर आप ओइक एसिड ना करके कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखेंगे, बस आपको इतना ही फर्क समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं तो इसका नाम इस बार बिल्कुल सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड करके बनेगा, एंड दैट इज एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। द एल्केन पार्ट इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन होता है, जो कार्बन से अटैच होता है, अगर वो फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से अटैच है तो आप समझ लीजिएगा उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वर्ड रूट डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको उसका सेकंड नाम भी याद करके जाना पड़ेगा। जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए 2 नाम बनाए गए हैं कि एक केस में वो ओइक एसिड होता है जब कार्बन काउंटिंग में आता है, और एक केस में वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब कार्बन काउंटिंग में नहीं आता है। तो मुझे ये दोनों तरीके IUPAC लिखने के पता होने चाहिए। कब काउंटिंग में आएगा कब नहीं आएगा ये मुझे क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि सर ये बताइए COH को मेन फंक्शनल ग्रुप कब माना गया है? COH को मेन फंक्शनल ग्रुप तब माना गया है जब या तो COH का कार्बन मेन चेन में काउंट हो रहा हो, या फिर वो COH ग्रुप का कार्बन मेन चेन से अटैच हो। इन दोनों सूरतों में COH मेन फंक्शनल ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है उसको मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल ठीक। तो ऐसे में सर इस आदमी का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? जरा समझना मैं किस आदमी की बात कर रहा हूं। मैं इस आदमी का नाम लिखना चाहता हूं जिसमें ये C के साथ COH लगा है, साथ ही इस बीच वाले कार्बन से भी COH लगा है, और साथ ही इस किनारे वाले कार्बन पर भी COH लगा है। सर अब बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे? आपको ऐसी क्या मजबूरी है? सर आप लिख सकते हैं लाइन से, इसमें क्या परेशानी है? परेशानी कुछ भी नहीं है। एक काम कर सकता हूं मैं, इसको नंबर 1 दे दूंगा, 2 दे दूंगा, 3 दे दूंगा, 4 दे दूंगा, 5 दे दूंगा। यानी सर मुझे ऐसा लगता है नंबरिंग की जा सकती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत सारे होंगे। बात तो सही है सर, नंबरिंग तो की जा सकती है, लेकिन सर जब आप ऐसा करेंगे तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इस वाले COH ग्रुप को आपने काउंटिंग में नहीं लिया? हाँ नहीं लिया।
तो फिर सर अगर आपने इस COH को काउंटिंग में नहीं लिया है तो आप वर्ड रूट पेंट करके लिखेंगे और इस COH को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ बात तो सही है, लेकिन ये COH क्या बोलेगा, मैं सब्स्टिट्यूएंट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैं मेन चेन से अटैच हूं, और अगर मैं मेन चेन से अटैच हूं तो मेन चेन से अटैच जो COH होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी या तो COH का कार्बन काउंटिंग में हो, मेन बन गया, या ये COH ग्रुप जो मेन चेन से अटैच है वो भी मेन बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये कार्बन भी मेन है और ये कार्बन भी मेन है। अब आप ये बताइए, इसका नाम जिस कार्बन को काउंटिंग में ले रहे हैं उसकी वजह से ओइक एसिड करके लिखेंगे, या जिस कार्बन को काउंटिंग में नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखेंगे? आप फंस जाएंगे। आप समझिए, मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी इस COH को अगर ध्यान में रखते हुए नाम लिखा जाता है तो सर ये वाला जो COH है वो मेन चेन से अटैच है, सो दिस विल बी द मेन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन क्योंकि कार्बन काउंटिंग में नहीं है, इट शुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड। बट दिस COH इज इन काउंटिंग, इसका कार्बन काउंटिंग में है, सो द नेम शुड बी ओइक एसिड। सर इसकी वजह से ओइक एसिड है, इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए ये रूल बनाया गया है कि तीनों लोग परेशान न हो, उसका बेस्ट तरीका यह है कि आप इन तीनों को ही काउंटिंग से बाहर कर दीजिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इन तीनों को ही काउंटिंग से बाहर कर दूं तो मेरे लिए यह आसान हो जाएगा, क्योंकि अब मैं नंबरिंग 1, 2 और 3 करके करूंगा, और अब मैं मेन पेरेंट चेन इसको कंसीडर करूंगा। जरा समझना, नाउ दिस इज माय मेन चेन। सर अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, जरा समझना। क्या ये COH ग्रुप मेन चेन से अटैच है? हाँ सर ये मेन बन गया। क्या ये COH भी मेन से अटैच है? हाँ सर ये भी मेन बन गया। क्या ये COH भी मेन चेन से अटैच है? हाँ ये भी मेन बन गया। सर कम से कम आप कोई लड़ाई नहीं है, ये तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, प्लस तीनों चेन से अटैच है जिनके कार्बन काउंटिंग में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ सर अब कोई लड़ाई नहीं है। सर बिल्कुल आसान हो गया, द आंसर विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ऑल दीज COH ग्रुप्स आर मेन फंक्शनल ग्रुप्स एंड इनके कार्बन काउंटिंग में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। अब बड़ा आसान हो गया, 3 कार्बन हमारा प्रोपेन बना देगा, दिस इज प्रोपेन, और साथ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो दिस इज प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि COH ग्रुप काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं और मेन चेन से अटैच है, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखा जाएगा। सो द नेम शुड बी 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्केन। समझी बात? मैं इसलिए, और यही चीज मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं बिकॉज ये भी एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल है जिसमें यही एक कमी हमारे सामने आती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इस कार्बन को काउंटिंग में ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इस CONH2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे, और CONH2 ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है वो कार्बामोइल होता है। सर दिस इज कार्बामोइल, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, ये कार्बामोइल कैसे बन सकता है, ये CONH2 सब्स्टिट्यूएंट कैसे हो सकता है जबकि ये मेन चेन से अटैच है? अगर आप इसको मेन चेन लेते हैं तो इसका मतलब इस मेन चेन से ही ये CONH2 अटैच है, और अगर CONH2 मेन चेन से अटैच है तो सर वो सब्स्टिट्यूएंट कभी नहीं बनेगा। अब उस केस में वो सब्स्टिट्यूएंट बना नहीं, वो मेन है। मेन इस तरह से कि उसका कार्बन काउंटिंग में नहीं है, ये वो मेन है जिनके कार्बन काउंटिंग में है। तो अब आप इनका नाम कार्बोक्सामाइड करके लिखेंगे या अमाइड करके लिखेंगे, आप फंस जाएंगे। इसलिए बेस्ट तरीका क्या है सर? सबसे सस्ता तरीका यह है कि इन तीनों को मेन चेन में ले लो और साथ में इन तीनों से बोलो कि तुम सब अब मेन चेन से अटैच लोग हो, मेन आदमी हो, बस फर्क इतना है कि हमने तुम तीनों के कार्बन को काउंटिंग में नहीं लिया है, बस बात खत्म। और जब तीनों लोग काउंटिंग में ना हो तो फिर से वही बात आती है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। दिस इज अगेन एल्केन कार्बोक्सामाइड। इस सवाल का अगर आंसर लिखा जाए तो यह आ जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। ये इसका सीधा सीधा नाम बन जाएगा, जो कि मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट IUPAC के लिए माना जा सकता है, क्योंकि IUPAC बहुत दिनों से नहीं भी आई है, कम पूछी जाती है। इसलिए इस तरह का सवाल जिसका इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल, जो क्योंकि NCERT में गिवन है, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि मेंस लेवल में आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में इससे रिलेटेड कोई बात की जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब 3 तरफ फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों जो जिनके पास कार्बन हो, तो आप ये समझ लीजिएगा कोई लड़ाई ना हो, उस केस में तीनों को मेन चेन से लटका दो, बस कार्बन काउंटिंग में मत लो। तीनों मेन भी बन जाएंगे, कार्बन काउंटिंग में नहीं है तो उनका जो सेकेंडरी नेम होता है वो लिख भी दिया जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज एल्केन कार्बोक्सामाइड, क्योंकि नॉर्मली जो एल्केन जो नाम बनता है अमाइड्स का वो एल्केनामाइड बनता है, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड वगैरह वगैरह। ये जो नाम है ये एल्केनामाइड करके नहीं लिखा जा सकता बिकॉज हमने कार्बन को काउंटिंग में नहीं लिया है। मेन चेन में तो है,
मेन फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन उसका कार्बन काउंटिंग में नहीं है, इसलिए आप इसको एल्केनामाइड नहीं लिख सकते। द नेम शुड बी एल्केन कार्बोक्सामाइड। सो इफ इट इज एल्केन कार्बोक्सामाइड द आंसर शुड बी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी मुझे लगता है बहुत पहले पूछा गया सवाल है, बड़ा आसान सवाल दिखाई देता है। ये कहना चाह रहे हैं साहब कि आईयूपीएसी क्या बनेगी, तो आप अगर इसका सही से स्ट्रक्चर बनाएं तो दिखाई देता है इस कार्बन से 3 कार्बन तो लगा ही दिए हैं आपने, और साथ ही साथ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये CH डबल बॉन्ड और CH2 है। तो मुझे लगता है सर इसमें फिर वही वाली बात आती है कि सर लंबी चेन पकड़िए और लंबी चेन पकड़ने के बाद अपना काम चलाइए, डबल बॉन्ड को चेन के अंदर, वही सब पुरानी बातें। सर दिस इज 1 2 3 और 4। सर मुझे ऐसा लगता है बहुत आसान सवाल है। तीसरे नंबर पर 2 मिथाइल लगे हैं और ये ब्यूटीन है सर, 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन है सर। दिस इज 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन, जैसा बोलना चाहे बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पर एक मिथाइल, तीसरे नंबर पर दूसरा मिथाइल, सो इट विल बी 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, इट इज ब्यूट 1 इन। क्लियर? ठीक है, आसान सवाल। ये भी एक अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि एक अच्छी कैटेगरी का सवाल माना जा सकता है। और इसमें जो मुझे समझ लगती है वो ये कि जो अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर ये ग्रुप नहीं लगाता हूं तो इसका नाम कैसे लिखूंगा, ये अभी मैंने आपको बताया। कैसे सर? अगर मैं इसको बाद में करूं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करूं कि इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, तो मुझे लगता है तुम में से बहुत सारे बच्चों को अब ये बात समझ में आ गई है कि COH जब रिंग से अटैच हो या ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है, जब वो रिंग से अटैच होगा तो उस कार्बन को आप काउंटिंग में नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप वर्ड रूट डिसाइड नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, तो अगर आप नहीं कर पाते हैं काम तो एक काम करते हैं सर, ये इस COH को मेन फंक्शनल ग्रुप बनाने का एक और तरीका है, इसको मेन चेन से अटैच कर दीजिए। सो नाउ दिस विल बी माय मेन चेन। चलिए ठीक है सर, ये मेरी मेन चेन बन गई। अब अगर ये मेरी मेन चेन बन गई तो इस मेन चेन से COH ग्रुप अटैच है सर, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। सिर्फ फर्क इतना है, अब आप नाम ओइक एसिड करके नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखेंगे, तो इस आदमी का जो नाम खूबसूरत नाम बनेगा वो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आसान हो गया सर। अब ये बताइए सर, यही सवाल अगर यहां से पूछा तो मैंने कहा कुछ नहीं, बात ही नहीं सर। आपने जो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है इसमें नंबरिंग अगर आप करें तो सर तीसरे नंबर पर एक अजीब सा आदमी लटका है। सर छोड़िए उस अजीब से आदमी को, कहां चक्कर में पड़े हैं सर। इस अजीब से आदमी को राजू बोल देते हैं सर, ये अजीब सा आदमी मेरा राजू है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं IUPAC लिखना चाहता हूं तो इट शुड बी 3 राजू, तीसरे नंबर पर राजू है, बाकी सर सब कुछ वही है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, खत्म हो गई बात। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरा नाम हो गया सर। सिर्फ फर्क इतना है कि जब एग्जाम में सवाल आएगा तो ये राजू चिंटू करके नहीं लिखा जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ आपको इस राजू का नाम पता होना चाहिए। इस एस्टर के अंदर यही सबसे बड़ी खूबी है, और इस पूरी IUPAC में सारे फंक्शनल ग्रुप्स में ये एस्टर ही है जो सबसे बड़ी तकलीफ देता है। एस्टर्स के लिए यह कहा जाता है कि एस्टर्स वो लोग हैं जिनके मेन फंक्शनल ग्रुप होने पर उनके 2 नाम होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, COH ग्रुप है उसके भी 2 नाम होते हैं। कार्बन काउंटिंग में आएगा तो ओइक एसिड, कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं सर, इसी तरह से एस्टर भी होता है। यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जब एस्टर हो तो ऐसे में सर 2 बातें वो करता है, हाँ करेगा, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन सर एस्टर इसलिए यूनिक फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो भी ये 2 बातें करता है। कोई और फंक्शनल ग्रुप 2 बातें नहीं करता सर। जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स तो उनके एक ही नाम होते हैं। जब COH फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा तो उसे कार्बोक्सी बोलेंगे। जब SO3H ग्रुप फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा तो उसे सल्फो बोलेंगे। सर कोई भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट ना करके अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा तो उसके 6 एक ही नाम होते हैं सर। OH लटकाओगे तो हाइड्रोक्सी बोल देंगे, और CHO को लटकाओगे तो फॉर्माइल बोल देंगे। सर तमाम लोग हैं सर जिनके सिर्फ एक ही नाम होंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। एस्टर एक ऐसा आदमी है जिसके सब्स्टिट्यूएंट नेम भी 2 होते हैं सर, इसीलिए सबसे मुश्किल IUPAC एस्टर्स की ही IUPAC मानी जाती है। तो मैं इस सवाल को अभी सॉल्व करता हूं। मैं इसके अंदर एक छोटी सी बात जो बताना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करो कि अगर मैं एस्टर्स की बात करूं तो एस्टर वो लोग होंगे जो इस फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इस फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करने वाले लोग जो होंगे इनके सफिक्स नेम और इनके प्रीफिक्स नेम की अगर बात की जाए तो मैं अभी समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं इनके प्रीफिक्स नेम की बात करूं तो इनके 2 प्रीफिक्स नेम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 प्रीफिक्स नेम होंगे? जिसमें पहला प्रीफिक्स नेम, मैं वो दोनों नाम अलग अलग से बताऊंगा। जो पहला प्रीफिक्स नेम होता है वो होता है एल्केनोइल ऑक्सी, एल्केनोइल
ऑक्सी। और जो दूसरा हो सकता है वो है एल्कॉक्सी एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये दो नाम हो सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ प्रीफिक्स। एज अ सफिक्स की जहां तक सवाल है सर, ठीक है सर, एज अ सफिक्स में भी कोई बात नहीं आती। एज अ सफिक्स की अगर आप बात करते हैं तो एज अ सफिक्स भी हम ये काम कर सकते हैं। एज अ सफिक्स अगर आप उसका नाम लेना चाहते हैं तो एज अ सफिक्स उसका नाम बनता है, एज अ सफिक्स उसका नाम बन जाएगा, दो नाम बन जाएंगे, जिसमें एक नाम तो हमारा बहुत सीधा सा होगा। एज अ सफिक्स उसका नाम की बात करें तो एज अ सफिक्स उसका एक नाम बनेगा जब उसका कार्बन काउंटिंग में आएगा। जब मेन फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है COET का, वो CO ग्रुप का वो कार्बन जब काउंटिंग में आएगा तो ऑब्वियसली उसका एक फिक्स नाम बनेगा। तो अगर वो कार्बन काउंटिंग में आया तो उसका नाम एल्केनोएट करके लिखा जाएगा, एल्केनोएट। और नहीं तो उसका नाम कार्बोक्सिलेट करके लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलेट। अगर काउंटिंग में आए आप तो आपका नाम बनेगा एल्काइल एल्केनोएट, दैट इज एल्काइल एल्केनोएट। और नहीं तो आपका नाम बनेगा एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। ये पूरी कहानी होगी एस्टर्स की IUPAC की। अब ये IUPAC, तो इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, क्योंकि जनरली बच्चे एस्टर्स के IUPAC में कुछ गड़बड़ करते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरा एस्टर एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहा है तो उसके दो नाम बन सकते हैं। वो लॉजिकल भी है क्योंकि सर ये कार्बन है, या तो ये कार्बन काउंटिंग में आएगा या काउंटिंग में नहीं आएगा। तो अगर ये कार्बन काउंटिंग में आया तो द नाम विल बी अल्काइल एल्केनोएट, और अगर ये कार्बन काउंटिंग में नहीं आया द नेम विल बी अल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। अब कब काउंटिंग में आएगा कब नहीं आएगा ये भी मुझे पता है सर। जैसे कि मैं फटाफट एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो सर बड़ा आसान लगता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो मुझे लगता है अगर इस एस्टर का नाम पूछा जाता CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, मान लीजिए ये एस्टर, तो अगर मुझे इसका नाम निकालना है तो बहुत क्लियर है सर, ये एल्काइल वाला पोर्शन हमेशा O के आगे वाला हिस्सा होता है, दिस इज एल्काइल। और ये वाला जो पीछे का हिस्सा है इसको आप चेक कर लीजिए, क्या इस कार्बन को आप काउंटिंग में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, दो कार्बन बिल्कुल काउंटिंग में लिए जा सकते हैं। सो दिस इज एल्काइल वाला पार्ट, दिस इज एल्काइल वाला पार्ट, एंड दिस इज एल्केनोएट वाला पार्ट, एल्केनोएट वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस कंपाउंड की IUPAC लिखना चाहता हूं तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, दिस इज इथाइल इथेनोएट, द नेम विल बी इथाइल इथेनोएट। बहुत आसान हो गया, ठीक। लेकिन सर ऐसा भी पॉसिबल था कि जब जब आप मजबूरी में इस कार्बन को काउंटिंग में नहीं ले पाते, कैसे होता सर? ये देखिए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप फंस जाएंगे, अब आप कार्बन को काउंटिंग में नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए ये सवाल, वो कह रहा है क्या आप देख पा रहे हैं ये एक एस्टर है? हाँ ये एस्टर है। क्या आप इसकी IUPAC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप ये एस्टर है सर। एल्काइल वाला पार्ट तो एकदम साफ दिखाई देता है, एल्काइल वाला पार्ट तो आज भी इथाइल है। लेकिन सर कार्बोक्स, ये जो एल्केनोइड वाला पार्ट है वो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि सर अगर इस कार्बन को काउंटिंग में ले लेंगे तो वर्ड रूट डिसाइड नहीं कर पाएंगे। साइक्लोप्रोप, साइक्लोब्यूट, ब्यूट, प्रोप, फंस गया। तो उसने कहा ऐसी की तैसी, तुम इस कार्बन को काउंटिंग में मत लो, लेकिन रखो इसको मेन फंक्शनल ग्रुप में। और तब इसका नाम क्या बनेगा सर? दिस इज एल्काइल विच इज इक्वल टू इथाइल, एंड दिस इज alkane carboxylate. So this will be alkane and this is carboxylate. So ultimately this is cyclopropane, cyclopropane carboxylate. यानी जब ये काउंटिंग में नहीं आएगा तो ऐसे में मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर इसका नाम एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट करके लिख दिया जाएगा। चलिए ठीक। लेकिन सर ये बताइए, ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करता है तब क्या गड़बड़ होती है? तो चलिए अब मैं सब्स्टिट्यूएंट वाली बात करता हूं जो सिर्फ एस्टर के अंदर देखने को मिलती। मान लीजिए कोई एक कंपाउंड ले लेते हैं, जरा समझना बात को। मान लीजिए कोई कंपाउंड ले लिया जाए। अब ये बताइए, इसके लिखते ही एक चीज तो क्लियर हो गई सर, ये जो साहब हैं ये एसिड फैमिली के आदमी हैं। अब आपको जिसको लटकाना लटका दीजिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी COH की है सर, जो करना है कर लीजिए, आंसर विल बी एसिड। इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने जो लगाया वो सब्स्टिट्यूएंट ये लगाया, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। और एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने कहीं और लटका दिया, मान लीजिए यहां लटका दिया, और वो लगा दिया OC डबल बॉन्ड O, कुछ भी ले लेते हैं CH3। सर अब आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं आप। ये मेन चेन है, इसमें कोई शक नहीं है सर। दिस इज माय मेन पेरेंट चेन, बिल्कुल सही है, दिस इज माय मेन पेरेंट चेन।
अब ये जो मेन पेरेंट चेन है इससे एक साहब ये लड़ गए और ऑब्वियसली द कंपाउंड इज एसिड, तो ये कंफर्म हो गया ये भी मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा। दिस इज माय सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये देख पा रहे हो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एस्टर्स हैं? हाँ सर ये एस्टर ग्रुप ही है जो लटका हुआ आदमी है सर, ये वही राजू है सर। लेकिन दिक्कत क्या है सर, ये भी एस्टर और वो भी एस्टर है और दोनों में अंतर क्या है सर, ये वो एस्टर है जो कार्बन से अटैच है मेन चेन से और ये वो सब्स्टिट्यूएंट है जो ऑक्सीजन से अटैच है मेन चेन से। सर इसी वजह से एस्टर के साथ ये दिक्कत है क्योंकि जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करता है तो भी दो तरह से अटैच हो सकता है मेन चेन से और वो दो में या तो कार्बन से अटैच होता है या ऑक्सीजन से, इसीलिए इसके दो नाम रखे गए। तो मैं इन दोनों नामों के बारे में बात करता हूं। जब कभी भी एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से अटैच हो तो उसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है वो अगर वो कार्बन से अटैच है तो इसका नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल रखा जाता। यानी कहने का मतलब ये हुआ दिस इज एल्कोक्सी पार्ट एंड दिस इज कार्बोनिल पार्ट। सो दिस इज एल्कोक्सी, दैट इज इथॉक्सी एंड दिस इज कार्बोनिल। सो अल्टीमेटली दिस इज इथॉक्सी कार्बोनिल। और जो दूसरा वाला जब वो ऑक्सीजन से अटैच होता है तो उसे एल्केनोइल ऑक्सी कहा जाता है। दिस इज एल्केनोइल, कितने कार्बन हैं? दो। सो दिस इज इथेनोइल, इथानोइल ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी। यानी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये एस्टर दो तरह से अटैच है, या तो कार्बन से या ऑक्सीजन से। अगर वो कार्बन से अटैच है तो उसका नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल और जब वो ऑक्सीजन से अटैच है तो उसे एल्केनोइल ऑक्सी के नाम से जाना जाएगा। बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा अब जो हमारा सवाल था, अगर मैं उस सवाल पर आऊं तो क्या करें सर? जो आपका सवाल था उस सवाल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मुझे लगता है सर ये जो राजू है, अगर किसी तरह से इस राजू का नाम पता चल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। तो चलिए काम करते हैं। क्या तुम ये देख पा रहे हो ये एक एस्टर है? मैं इसका नाम अलग से लिख के देखता हूं। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये एक एस्टर है? हाँ सर ये एक एस्टर है। तो अब मुझे उसका नाम लिखना है, तो चलिए उसका नाम लिख लेते हैं। कैसे लिखा जाएगा? बहुत अच्छा नाम है इसका सर। ये देखिए ये ऊपर तो COH है, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई सर, ये कंपाउंड हमारा पक्का एसिड फैमिली को बिलोंग करेगा। वो भी कौन सा एसिड सर? जिसका कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब पक्का दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सर वो जो राजू है वो तीसरे नंबर पर लटका है, उस राजू का जरा नाम बताइए। कौन है वो राजू? ये है सर। अब जरा सोच के बताओ क्या नंबर है इस राजू का? सर 1 2 3। ये एस्टर कार्बन से अटैच है और जो एस्टर कार्बन से अटैच होता है उसका नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल रखा जाता है। सो दिस इज एक कार्बन का आदमी मिथॉक्सी एंड दिस इज माय कार्बोनिल। सो अल्टीमेटली अगर मैं राजू का नाम लिखना चाहता हूं तो मेरा तीसरे नंबर पे लगा राजू 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल है और ये साहब का पूरा नाम है। 3 पर लगा मिथॉक्सी carbonyl and this is cyclohexane, cyclohexane carboxylic acid। खूबसूरत आसान सा नाम। इसलिए सब लोग इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, जब कभी भी एस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करता है तो भी उसके दो नाम होते हैं, क्योंकि उसका कार्बन या तो काउंटिंग में आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो एल्केनोएट, नहीं आएगा तो कार्बोक्सिलेट। अगर ये एस्टर ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है तो भी ये दो नामों से जाना जाता है, या तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ या मेन चेन के साथ एज अ सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से अटैच होता है या एज सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन से अटैच होता है। तो जब वो कार्बन से अटैच होता है तो उसको एल्कोक्सी कार्बोनिल और दूसरे वाले केस में उसको एल्केनोइल ऑक्सी करके लिख दिया जाता है। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी पुराना पूछा गया सवाल है, कौन सा आदमी 2,2 ट्राई मिथाइल हेक्सेन है? मेरे ख्याल से अब ये भी पूछे गए सवाल है तो जवाब तो दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर वही ये वो बेसिक्स हैं जो मेंस लेवल पर पूछे भी जा सकते हैं। जो लेवल डिस्कशन चलता है, जो लेवल वो मेंटेन करके चल रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो हमसे कुछ बहुत ज्यादा नया जानना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है वो बेसिकली वो बेसिक रूल जानना चाहते हैं जो IUPAC ने हमें दिए हैं, क्या हम उनको जानते हैं? तो वो बेसिक रूल है सर, नंबरिंग दाएं से करिए बाएं से करिए, ज्यादा से ज्यादा लोकेंट्स को पकड़ने की कोशिश करिए। तो सर ट्राई मिथाइल हेक्सेन में 3 ऐसे मिथाइल ग्रुप्स हैं जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे और आपको हेक्सेन चाहिए। तो सर पहला वाला आदमी तो हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि पहले वाले आदमी में तो हेक्सेन जो है कैसे भी नहीं आने वाला। 1 2 3 4 5 सर नहीं हो पाएगा, 1 2 नहीं हो पाएगा, छोड़िए सर इसकी चक्कर मत पड़िए। दूसरा वाला आदमी हमें ठीक लगता है सर, कैसे जरा चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड सर ये भी 6 तक नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरे वाले की बात करते हैं सर, 1 2 3 4 5 6, सर ये ठीक है सर, इसमें 6 कार्बन है, ये हो सकता है। और ऐसे में अगर नंबरिंग हम यहां से करें, करनी भी चाहिए सर, यहां से करने पर एक ही लोकेंट सस्ते लोकेंट दोनों मिथाइल को मिल जाएंगे सर, अच्छी सिचुएशन है। तो 1 2 3 4 5 6 ये ठीक है सर। लेकिन ऐसे में दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है सर, 2 पर
दो मिथाइल है और पांचवें नंबर पर एक मिथाइल है, तो इट शुड बी 2,2,5 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ट्राइमिथाइल हेक्सेन। सर ये भी ठीक नहीं है, और इसके बारे में सोचें तो सर ये ठीक लगता है, 1 2 3 4 5 6। सर ये सही है सर, दो पर डाई मिथाइल भी है और तीसरे पर एक मिथाइल है, सो इट विल बी 2,2,3 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। यही आदमी हमें ठीक लगता है। द आंसर शुड बी डी। आसान सवाल पूछा गया था, मुश्किल नहीं है, सिर्फ इतना ही पता करना था। शायद थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आप जो भी है, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है। ये ना सही तो कम से कम इससे रिलेटेड तो सवाल मेंस लेवल पर अब आगे दिख ही सकता है, जिसमें नंबरिंग से रिलेटेड बात की जाए, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढने की बात की जाए, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। एक और सवाल लेते हैं। इस सवाल में वो क्या कहना चाह रहे हैं? इस सवाल में वो कहना चाह रहे हैं कि भाई बताइए कौन सा कंपाउंड जो है जिसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। देखिए ये आंसर तो आपको अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मैं पेंटेन बना के बैठा हूं, मान लीजिए मैंने पेंटेन बना ली, दिस इज CH3 CH2 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 CH3, मान लीजिए ये मेरी पेंटेन। तो इस पेंटेन को अगर मैं आइसो ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो एक सिंपल सा रूल ये बनाया गया है कि जो बाहर वाला CH3 ग्रुप है, आप इसको उठाकर पीछे से दूसरे नंबर पर जाके जोड़ दीजिए, तो ये पक्का जो है आपका आइसो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर, अगर आप इसको आइसो ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो आपकी शक्ल बनेगी वो बनेगी CH3 और CH, इधर आ जाएगा CH3 और बाकी जैसा लगा है CH। तो नाउ दिस इज आइसोपेंटेन। अब आप इसको आइसोपेंटेन का नाम देंगे, इसमें कोई शक नहीं। और कहीं आपने एक और कार्बन उठा के जोड़ दिया तो फिर नियोपेंटेन बन जाएगा, आप समझिए। यानी अगर मैं एक और कार्बन उठा के इसी तीसरे नंबर पीछे से दूसरे वाले पे जोड़ दूं तो नाउ दिस इज CH3 CH3 और बचा एक सिर्फ, एंड दिस इज माय नियोपेंटेन। तो ये मेरा आइसो ग्रुप है, इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज आइसोपेंटेन एंड दिस इज नियोपेंटेन। समझिए बात। तो ऐसे में अब आप चेक कर लीजिए कहां पर आइसो ग्रुप है कहां पर नहीं है। तो जो एकदम से देखने में लगता है तो सर यहां तो है ही, अब बाकी कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, इसको चेक किया जा सकता है। सवाल सीधा है लेकिन ये फिर वही है सर, मेंस लेवल पर सवाल इंपॉर्टेंट है। आइसो ग्रुप क्या है, नियो ग्रुप क्या है, सेकेंडरी ग्रुप क्या है, प्राइमरी ग्रुप क्या है, टर्शरी ग्रुप क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कौन सी है, टर्शरी हाइड्रोजन कौन सी है, वगैरह वगैरह। ये वो बेसिक टर्म्स हैं जिस पर सवाल हमसे बनाए जा सकते हैं या पूछे भी जा सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडेशन। माय गॉड, इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता। आईआईटी में पूछा गया, 2003 का सवाल है। ये उन दिनों की बात है जब हम आईआईटी में पढ़ने चले गए होंगे, क्योंकि या पढ़ के निकल गए होंगे। ऑब्वियसली 2002 में पास आउट हुए, तो ये काफी पुराना सवाल है लगता है। और इसमें बहुत सीधी सी बात, और मुझे लगता है इस तरह के सवाल और भी आईआईटी में कई बार आ चुके हैं, मतलब सर कई बार पूछ चुका है, मेंस लेवल पर भी, एडवांस लेवल पर भी। तो sp2 sp2 sp sp sp2 sp2, अरे ये तो देखने से पहला ऑप्शन समझ में आता है। तो ये सारे बच्चे इस बात को समझते होंगे, जो कार्बन डबल बॉन्डेड है वो sp2 होगा, क्योंकि उसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स अटैच हैं। और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है उसके पास सिर्फ एक सिग्मा इधर है और एक सिग्मा इधर है। तो ये वाला कार्बन पक्का sp बनेगा, ये वाला कार्बन पक्का sp बनेगा, ये वाला कार्बन sp2 बनेगा और ये वाला कार्बन भी sp2 बनेगा। तो जैसा आप डिमांड रखते हैं हम कर सकते हैं। बाकी सबके आंसर आप निकालना चाहें तो कर सकते हैं। ये वाला sp2 है, ये sp है, ये sp है, ये sp2 है। तो समझो अपने हिसाब से सारे आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जिसको जैसा पूछा जाए आप उस तरह से आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए और बात करते हैं। और देखिए ये भी एक सवाल है, इस सवाल को भी लाने का पर्पस क्या है, फिर भैया ये वो कैटेगरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी आती है, यानी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, ये उन्हीं सवालों को लेके बात कर रहे हैं। बिकॉज मेंस लेवल की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़े बम फोड़ने की बात नहीं कर सकते, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच्चों को हिलाते हैं वो यही है कि सर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में हम नेमिंग कैसे करेंगे, सर इस तरह का सवाल आया तो कैसे करेंगे, सर मेन चेन किसको लेंगे, पेरेंट चेन किसको लेंगे। तो इस केस में पूरा एक बहुत सीधी क्लैरिटी है कि अगर आपके पास साइकिल भी हो और आपके पास साइड चेन भी है, तो एक चीज क्लियर है, साइड चेन को आप तभी मेन चेन कंसीडर करेंगे जब उसके पास के नंबर ऑफ कार्बन एटम साइकिल से बड़े होंगे। बात खत्म। यानी अगर साइड चेन के कार्बन साइकिल के बराबर या उससे कम है तो साइकिल विल बी मेन, बस बात खत्म। यानी साइकिल की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगी अगर साइकिल के कार्बन बाहर की चेन के कार्बन से ज्यादा या उसके बराबर।
अदरवाइज आप चेन को प्रायोरिटी सिर्फ तभी देंगे या उसको मेन चेन की तरह तभी ट्रीट करेंगे जब उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम साइकिल से ज्यादा होंगे, ना बराबर ना कम, बात समझिए, ज्यादा होने चाहिए। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई ये बताइए इस आदमी का नाम क्या लिखा जाएगा, तो आप समझिएगा इस आदमी का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो साफ समझ में आता है सर इस केस में चेन के पास कम कार्बन है सर, तो फिर मेन कौन होगा सर, मेन आदमी मेरा ये मेन चेन होगी, और अगर ये मेन चेन है तो सर ये लटका हुआ एक इंसान मान लिया जाएगा और इसका आंसर 1 2 3 सर प्रोपाइल हो जाएगा। सो दिस इज प्रोपाइल, प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। सर दिस इज प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। बहुत आसान हो गया सर। अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा सर एक और पॉसिबिलिटी है, वो ये हो सकती है कि सर यही आदमी हमारा ऐसे ना हो कि ऐसा होता 1 2 3 4 5 ना 1 2 3 4 5, सर ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 5 कार्बन तुम्हारे पास 5 कार्बन मेरे पास, अब तो फंस गया, नहीं फंसा, मैंने याद किया जब तक चेन के पास ज्यादा ना हो तब तक वो हार जाती है। इसका मतलब ये हुआ सर ये हमारा फिर से मेन चेन तो साइकिल बन जाएगा। सो दिस विल बी पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। चलिए ये भी बड़ा आसान हो गया। लेकिन सर अगर ऐसा कोई केस बनता जिसमें हमारे पास कुछ सीन ये बनाया जाता जिसके अंदर ये हमारी साइक्लोपेंटेन है और साइड में जो कार्बन है वो ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, अब क्या होता सर, जैसे ही ये ज्यादा हो जाएंगे बस आप समझ लीजिएगा अब हमारी जो मेन चेन है वो साइड चेन बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ सर अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो नाउ दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट विच इज साइक्लोपेंटाइल, दिस इज साइक्लोपेंटाइल, और ये क्योंकि मेन है इसलिए दिस इज हेक्सेन, दिस इज साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। यानी समझो बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक बराबर का मामला या उससे कम का मामला है तब तक तो साइकिल जीतेगा, और जहां साइकिल के बाहर लगी चेन के नंबर कार्बन एटम्स बढ़ गए तो कार्बन जीत जाएगी, चेन जीत जाएगी, तो उसी हिसाब से उसको मेन नाम दे देंगे, बड़ा आसान है। अब यही चीज यहां पर भी है, आप देखो तो एक कार्बन यहां है, 3 यहां है, चौथा यहां है, ये तो बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4 5, सर ये 5 कार्बन है। आप ध्यान से देखिए तो अगर ये 5 कार्बन है तो साफ दिखाई देता है कि जो रिंग है वो 4 कार्बन की है, 1 2 3 4, रिंग 4 की है, हम 5 हो गए, तो कौन जीतेगा सर, वो बार वाला जीतेगा। सो दिस विल बी नाउ साइक्लोब्यूटाइल, समझिए बात को, द नेम विल बी साइक्लोब्यूटाइल। तो अब जब आप इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम बनेंगे पहले नंबर पर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट दिस इज साइक्लोब्यूटाइल, और फिर ये 5 कार्बन है तो आप इसको पेंटेन बोल सकते हैं। तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आप ये काम कर सकते हैं। देखो आईयूपीएसी में बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आईयूपीएसी, लेकिन फिर वही सर कुछ सेट रूल्स हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हमसे पूछा भी नहीं जा सकता, तो अननेसेसरी बिल्कुल एब्सर्ड तरीके से डिस्कशन करना उसका कोई फायदा नहीं है। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं और ये मोस्ट प्रोबेबल चांस सवाल हैं जिसके आने के चांसेस ज्यादा लगते हैं बिकॉज ये बहुत बेसिक रूल से रिलेटेड। ठीक है चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछा गया, एक आसान सा सवाल है, बहुत पहले का सवाल है, 2006 में पूछा गया सवाल था, C6H5COCl की आईयूपीएसी लिखनी। सर देखिए फिर वही है, मैं इसमें आपको एक ही बात बोल सकता हूं, ये जो COCl ग्रुप होता है दिस इज एसिड हैलाइड। सर आप क्या ये पहचान पा रहे हैं कि इसके पास भी एक कार्बन है? अब पॉसिबिलिटी ये है सर या तो ये कार्बन मेन चेन में काउंट किया जाएगा या फिर ये मेन चेन में काउंट नहीं कर पाएंगे आप, मजबूरी, और मजबूरी क्या है, जब ये साइकिल से अटैच होगा, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब ये हुआ सर इसके भी 2 नाम होने चाहिए, पहला नाम ये कि जब काउंटिंग में आ जाए कार्बन, दूसरा नाम जब कार्बन काउंटिंग में ना आए। तो जब कार्बन काउंटिंग में आता है तब उसका नाम क्या लिखेंगे, और जब वो काउंटिंग में नहीं आ पाएगा तब उसका नाम क्या लिखेंगे। तो बड़ा आसान है, अगर कार्बन काउंटिंग में आएगा तो उस केस में आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे सर, उस केस में या तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेगा या ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ये हेलो कार्बोनिल, समझ रहे हो बात को, हेलो कार्बोनिल जो होगा हमारा, जिसमें हेलो वर्ड जो होगा वो हेलोजन से रिलेटेड होगा, वो कौन सी हेलोजन है वो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। और जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा तो उस केस में इसको या तो ये कार्बन काउंटिंग में लिया जाएगा या ये कार्बन काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। तो अगर ये कार्बन काउंटिंग में लिया जा रहा है तो उस केस में इसका नाम एल्केनोइल, एल्केनोइल हैलाइड करके लिख दिया जाएगा। और अगर वो कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है मजबूरी में तो उस केस में इसका नाम एल्केन कार्बोनिल हैलाइड करके लिखा जाएगा, एल्केन कार्बोनिल हैलाइड। तो अब हमें डिसाइड करना है सर आपने जो सवाल दिया है उसका मतलब क्या है। तो जो मैंने सवाल दिया है उसको देख के लगता है कि आपने बेंजीन ली है और उस बेंजीन पर COCl ग्रुप लगाया।
अब सर एक चीज क्लियर हो गई, रिंग से COCl लग गया तो अब आप फंस गए सर, अब आप ये कार्बन काउंटिंग में नहीं ले सकते। तो फिर समझ में आ गया सर, नाम क्या बनेगा सर, बी सेकंड वाला, एल्केन कार्बोनिल क्लोराइड। एल्केन कार्बोनिल क्लोराइड में सर एल्केन कौन है, बेंजीन है, तो सोचना क्या है सर, दिस इज बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। सो द फाइनल नेम शुड बी बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। सो दिस इज एल्केन विच इज बेंजीन एंड दिस इज कार्बोनिल क्लोराइड। वैसे इसको बेंजोइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। सो अल्टीमेटली अगर एक ऑप्शन सही करना है तो आप इसको बेंजोइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, और नहीं तो जो सही रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग इट इज बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, क्योंकि ये काउंटिंग में कार्बन नहीं आ रहा है। अगर ये कार्बन काउंटिंग में आता तो उसका नाम एल्केनोइल क्लोराइड करके लिखा जाता, जैसे पेंटेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड, क्योंकि कार्बन हमने काउंटिंग में ले रखा। तो अगर हम कार्बन को काउंटिंग में नहीं ले पा रहे हैं तो उस मजबूरी के तहत जो आपका नाम बनेगा वो नाम कार्बोनिल क्लोराइड या कार्बोनिल हैलाइड करके बनाया जाए। क्लियर है? चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। ये भी अच्छा सवाल है। ये सवाल जो बनाया गया है ये मुझे इसलिए बहुत अच्छा है, और ये मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल कर रहा है यहाँ मैं लिख दूं कि ये आपके अप्रैल अटेम्प्ट में आ ही रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्रैल अटेम्प्ट में पक्का आने वाला है। उसका रीजन है, मतलब ऐसा नहीं कि इस सवाल में बहुत खास बात है। मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इस सवाल में वो जो मेंस की क्या कहते हैं उसे, जो खुशबू है, मेंस क्या करता है कि बहुत बिल्कुल बेसिक चीज पर सवाल बनाता है, लेकिन ऐसा लगता है चलो अच्छा है, एनटीए वाले ने अच्छा सवाल बनाया है, बिल्कुल बेसिक एकदम। और वो यही है, वो ये जानना चाहता है क्या हमें पता है कि साइनाइड और OH में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है। बस इसी चीज को लेकर सवाल बनाया गया है, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं रहता। जिनको आइडिया है वो जानते हैं साइनाइड की प्रायोरिटी OH से कहीं ज्यादा ऊपर होती है। तो साइनाइड को ज्यादा अच्छी प्रायोरिटी मिली है OH से रेस्पेक्ट में, इसलिए ये तो कंफर्म है सर, ये जो भी कंपाउंड होगा उसमें ये साइनाइड ही मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इट शुड बी मेन फंक्शनल ग्रुप। और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो बाकी सब लटक गए सर, ये OH लटक गया, Br लटक गया, इसका मतलब ये हुआ सर इस कंपाउंड का नाम जो है वो जो भी डिसाइड करेगा वो CN डिसाइड करेगा। अब CN में भी सर गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है सर, वही वाली गड़बड़ जो आप शुरू शुरू से बिल्कुल बताते चले आ रहे हैं। ध्यान से देखिए सर, इसके पास कार्बन, अब अगर इसके पास कार्बन है तो सर फिर वही दो बातें, या तो इसका कार्बन काउंटिंग में आएगा या इसका कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा। सर जब आप चाहेंगे तो काउंटिंग में ले लेंगे, और जब आप मजबूर होंगे तो काउंटिंग में नहीं ले पाएंगे। और मजबूरी सर मुझे आपकी नजर आती है जब आप साइनाइड को रिंग से अटैच कर देंगे, क्योंकि जब साइनाइड किसी रिंग से अटैच होगा, जब वो मेन आदमी होगा, तो उस केस में आप कार्बन को काउंटिंग में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप वर्ड रूट डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सर जब आप इसका IUPAC लिखेंगे तो उस IUPAC में आपको फिर से दो नाम बनाने पड़ेंगे। और अगर वो दो नामों की बात करें तो वो दो नाम जो बनते हैं वो दो नाम कैसे बनाए जाएंगे जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक नाम अगर बनाया जाए तो एक तरीका ये होना चाहिए, अगर मैं इसके दो नाम बनाना चाहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो CO साइनाइड ग्रुप है उस साइनाइड ग्रुप में या तो आप कार्बन को काउंटिंग में लेंगे या कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा। अगर कार्बन काउंटिंग में आता है तो मेरे ख्याल से सब लोग समझ रहे होंगे, ये एल्केन नाइट्राइल करके इसका नाम लिख दिया जाएगा। द नेम विल बी नाइट्राइल, यानी अगर आप काउंटिंग में आते हैं तो आप एल्केन नाइट्राइल करके अपना नाम लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? साइनाइड जैसे साइनाइड ग्रुप है हमारा, तो कोई भी कंपाउंड जिसमें साइनाइड का कार्बन काउंटिंग में लिया जाएगा। अगर कार्बन काउंटिंग में लिया जा रहा है और कार्बन काउंटिंग में नहीं लिया जा रहा है तो आपके पास दो ऑप्शंस बनते हैं, या तो आप उसका नाम कार्बन को जब काउंटिंग में लें तो उस केस में, और जब कार्बन को काउंटिंग में ना लें तो उस केस में आपको उनके दोनों नाम जो हैं नेम्स जो हैं वो हमें समझ में आने चाहिए। तो एक चीज क्लियर है सर, जब आप काउंटिंग में नहीं ले पा रहे हैं तो आप जो इसका नाम अलग ही तरीके से लिखना पड़ेगा। तो एल्केन को अलग करके कार्बोनाइट्राइल को अलग करना पड़ेगा, और नहीं तो आप सीधे सीधे नाम इसका एल्केन नाइट्राइल करके लिख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है फिर वही है कि अगर आप कार्बोनाइट्राइल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्बोनाइट्राइल नाम तभी लिखा जाएगा जब आप कार्बन को काउंटिंग में नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में लिखा जा सकता है कि सर आप देख सकते हैं कि एल्केन कार्बोनाइट्राइल करके जो भी नाम बनता है उसमें ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। नंबरिंग का जहां तक सवाल है सर यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 पर और सेकंड पर तो सब्स्टिट्यूएंट है ही हमारे। तो सेकंड पर ब्रोमो है, 5 पर हाइड्रोक्सी है,
और क्योंकि सर कार्बन काउंटिंग में लिया जा रहा है या कार्बन काउंटिंग में नहीं लिया जा रहा है, तो फिर वही है सर, दो ऑप्शन बनते हैं। आप इसमें आप जो भी बोला गया है वो यही बोला गया है कि अगर आप कार्बन को काउंटिंग में नहीं भी ले पा रहे हैं तो ऐसे में अगर कार्बन इसके साथ जोड़कर नाम देना चाहें तो आप इसको बेंजो करके लिख सकते हैं। तो यानी जो ऑप्शन समझ में आता है वो ये ऑप्शन समझ में आता है कि 5 पर हाइड्रोक्सी है, 2 पर ब्रोमो है, दैट इज 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। और क्योंकि इस पूरे ग्रुप को कार्बन के साथ बेंजो करके लिखा जा सकता है तो अल्टीमेटली ये नाइट्राइल बन जाएगा, दैट इज एल्केन नाइट्राइल। नाउ दिस एल्केन पार्ट इज बेंजो, सो अल्टीमेटली आप इसका नाम जो लिख सकते हैं वो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल करके लिख सकते हैं, बिकॉज इसके अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नाम सेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर नंबरिंग आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, बिकॉज नॉट दे बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट। और अगर ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है तो आप ऐसे करके नंबरिंग करेंगे जिसमें 5वें नंबर को हाइड्रोक्सी मिलेगा, सेकंड नंबर को ब्रोमो मिलेगा, और साथ साथ बड़े आसानी से आप इसको बेंजीन कार्बोनाइट्राइल करके या बेंजीन या बेंजो नाइट्राइल करके भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन बेंजीन कार्बोनाइट्राइल करके या एल्केन कार्बोनाइट्राइल करके नहीं लिखा गया है, तो इसलिए इसका सही नाम तो आप बेंजो नाइट्राइल करके भी लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल लगता है, जो ऐसा लगता है जैसे बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने मेन फंक्शनल ग्रुप साइनाइड को ट्रीट किया, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि साइनाइड अगर एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होता है तो इसके दो नाम बनते हैं, या तो ये एल्केन नाइट्राइल करके या एल्केन कार्बोनाइट्राइल करके लिखा जाता है। तो एल्केन नाइट्राइल करके लिखोगे तो उस केस में जब नाइट्रोजन को काउंट करेंगे, जब कार्बन को काउंटिंग में लेंगे, और जब कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा तो आप इसको एल्केन अलग करके कार्बोनाइट्राइल करके अलग लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए और बात कर लेते हैं, एक और सवाल लिख सकते हैं। ये देखिए, ये भी पूछा गया सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। CH2, ये बिल्कुल वैसा ही है जो सवाल अभी हम कर रहे थे, उसी से बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। CH2 को लिया, डबल बॉन्ड के साथ लिया, साथ ही CH लिया और 2 CH3 लगा दिए। तो ये तो बहुत आसान सा लगता है, 1 2 3 4, तो तीसरे नंबर पर एक मिथाइल लगा है, दिस इज 3 मिथाइल, 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ, तो दिस इज ब्यूट 1 इन। तो यानी ये आसान सा एग्जाम्पल है जिसमें तीसरे नंबर पर मिथाइल है और 4 कार्बन पहले नंबर पर एक इन ग्रुप लगा है। सो दिस इज 3 मिथाइल एंड दिस इज ब्यूट 1 इन। बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छा सवाल, आसान सवाल बनाया गया। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। ये भी बहुत पहले जेई में पूछा गया सवाल है। इसमें भी देखिए, मुझे लगता है तुम देख पा रहे होगे, ज्यादातर सवाल जेई ने जो पूछे हैं उनमें ज्यादातर उनका जो एम रहा है वो ये है कि क्या बच्चे को वो बेसिक रूल्स पता है कि आप नंबरिंग कहां से करेंगे, डबल बॉन्ड को कहां रखेंगे, कैसे लेंगे, वगैरह वगैरह। तो जिसको वो रूल्स पता है वो ये सवाल कर सकता है। तो मुझे लगता है इस सवाल में भी वही वाली कहानी है कि अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे नंबरिंग जो है, अब बहुत सारे तरीके नंबरिंग करने के, यहां से कर दो वहां से कर दो, बट मुझे ऐसा लगता है नंबरिंग मुझे यहां से करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक तो डबल बॉन्ड को भी मैं पहले ट्रैवल कर रहा हूं और दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को भी ज्यादा ले रहा हूं। तो देख के ऐसा लगता है कि ये जो नंबरिंग होनी चाहिए वो कुछ इस तरह की नंबरिंग होनी चाहिए। और फिर उसके बाद तो बात समझ में आती है सर, ये जो 2 आदमी आपने लगाए हैं ये दोनों आदमी लटके हुए आदमी होंगे जिनको इथाइल ग्रुप कहना चाहिए। सर ये इथाइल ग्रुप है जो आपने 5वें और 6ठे नंबर पर लगा रखा। तो ये मुझे ठीक लगता है, ये आसान भी लगता है। इसके अंदर अगर नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करने के बाद आप IUPAC लिखते हैं तो बहुत सीधा सीधा रूल बनाया गया है। इसके अकॉर्डिंगली अगर नाम लिखते हैं तो तीसरे पर मिथाइल है, 5वें 6ठे पर डाईइथाइल है, तो आप जैसे चाहे इसका नाम लिख सकते हैं। दिस इज 5 6 डाईइथाइल, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ऐसे करके इसका नाम लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल वही सवाल है जो हमने सबसे पहले किया था, बिल्कुल सिमिलर सवाल है। इस बार सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको पूछा गया, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अलग सवाल बनाया गया। तो समझिए बात को, ये सारे सवाल जो हैं, ये जैसे ये वाला भी सवाल है, इसका अगर आप पूरा नाम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे सर? 5 और 6 पर आपने डाईइथाइल लगा रखा है, 5 6 डाईइथाइल, और तीसरे नंबर पर आपने मिथाइल लगा रखा है, सो दिस इज 3 मिथाइल, बाकी 10 कार्बन, चौथे नंबर पर इन है, सो इट विल बी डेक 4 इन। ये इसका नाम बनाया जा सकता है। क्लियर है? देखो, अब सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं ये चाह रहा हूं कि सब लोग इस पूरे टॉपिक को, अब हालांकि छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं भी पूछते हैं, तो इस पूरे टॉपिक को इस तरह से जरूर कर लो कि सबसे पहले वो जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स हैं, चाहे वो एल्किन एल्किन एल्काइन हो, उनके नाम कैसे लिखते हैं, क्योंकि उसमें वो नंबरिंग वंबरिंग और चेन वेन डिसाइड का फैक्टर आता है। उसके बाद इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं, और वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन जुड़ा होता है चेन से, उसके सारे नाम, जब वो कार्बन काउंटिंग में आएगा या जब वो कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा, आप ये दोनों तरह के नाम याद कर लें।
जिससे, क्योंकि अच्छा सवाल ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें कार्बन अगर काउंटिंग में नहीं आ रहा है तो आपको हो सकता है वो नाम ध्यान ना रहे और आप गड़बड़ कर दे। जैसे आप अगर कार्बोक्सामाइड है, कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है, और अदरवाइज उसका नाम एल्केनामाइड है जब कार्बन काउंटिंग में आ रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो आपको इस चीज का थोड़ा सा, इनफैक्ट एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर एल्डिहाइड्स को अगर आप देखें तो एल्डिहाइड इज सीएचओ ग्रुप, कार्बन आता है, वो कार्बन या तो काउंटिंग में आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो अल, नहीं आएगा तो कार्बल्डिहाइड। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सीएचओ ग्रुप अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है और उसका कार्बन काउंटिंग में आ रहा है तब तो ठीक है, दुनिया जानती है पेंटेनल, ब्यूटेनल, फनालाल कर सकते हैं, लेकिन जब उसका कार्बन काउंटिंग में नहीं आता तब क्या करें? मेन तो वो है कार्बन, लेकिन काउंटिंग में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में उसका नाम आपको एल्केन कार्बल्डिहाइड करके लिखा जाता। क्लियर है? चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। ये भी आसान सा सवाल है जिसमें आईयूपीएसी नेम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये भी तुम अपने हिसाब से समझो बात को। ये भी एल्केनामीन करके ही अमीन है, और इस अमीन में भी वो सारी कहानी है जो हम पहले से कर चुके हैं। अगर आप देखें तो अमीन्स की जो आईयूपीएसी है वो एल्केनामीन करके लिखी जाती है। यानी अगर मैं जनरल डिस्कशन करूं, नाम तो आप अपने आप भी लिख सकते हो, अगर मैं जनरल डिस्कशन करूं तो जनरल डिस्कशन ये कहता है कि अगर आप नॉर्मल अमीन्स की बात करते हैं तो नॉर्मल अमीन्स का नाम लिखते वक्त, जैसे मान लीजिए आप CH3, CH2, NH2, तो अब आप इसका जब नाम लिखेंगे तो आप इसको एल्केनामीन करके इथेनामीन करके बोलेंगे, दिस इज इथेनामीन। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है कि ये इथेनामीन ऐसे ना हो के ये इथेनामीन ऐसे हो जिसमें नाइट्रोजन पर एक मिथाइल लगा हो। बिल्कुल सही है सर, दिस इज अगेन इथेनामीन। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू मेन, बड़ी कार्बन चेन में दो कार्बन है, सो इसका मतलब ये हुआ सर दिस इज अगेन इथेनामीन। लेकिन ये इथेनामीन उस इथेनामीन से अलग है, ये एक ऐसी इथेनामीन है जिसके नाइट्रोजन पर मिथाइल लगा, सो दिस इज एन मिथाइल इथेनामीन। इसका नाम जो होना चाहिए एन मिथाइल इथेनामीन होना चाहिए। सर बिल्कुल सही है, दिस इज इथेनामीन। अच्छा, ये भी पॉसिबल था जिसमें यही इथेनामीन ऐसे बन जाती जिसमें नाइट्रोजन पर दो मिथाइल लगे होते। सर अब ये 3 डिग्री अमीन बन गई, जिसका नाम फिर कैसे लिखेंगे? सर बड़ी कार्बन ये है, दो कार्बन है, तो ये फिर इथेनामीन है, लेकिन ऐसी इथेनामीन जिसके नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगे हैं, सो इट शुड बी एन एन डाई मिथाइल। दिस इज एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन। यानी इथेनामीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि नाइट्रोजन पर H2 हो तो नॉर्मल इथेनामीन, एक नाइट्रोजन पर मिथाइल लगा दे तो एन मिथाइल इथेनामीन, इस नाइट्रोजन पर दो मिथाइल लगा दे तो एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए ये हरकत की जाती। इसी तरह से यहां पर भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा नाइट्रोजन जो कि पक्का टर्शरी अमीन्स की बात कर रहा है। अगर ये टर्शरी अमीन्स हैं तो जो इस आदमी का मेन नाम होगा वो सबसे बड़ी चेन डिसाइड करेगी, और इसकी सबसे बड़ी चेन जो मुझे दिखाई देती है वो 1 2 3 1 2 3, वो सबसे बड़ी चेन ये दिखाई देती है। अब अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो नाम क्लियर है सर, इस आदमी का जो नाम बनेगा वो 1 पर मिथाइल, 1 पर इथाइल और प्रोपाइल, प्रोपेनामीन। यानी ये कंफर्म है, इट शुड बी प्रोपेनामीन। लेकिन ये कौन सी प्रोपेनामीन है? सर ये एक ऐसी प्रोपेनामीन है जिसके दोनों नाइट्रोजन पर दोनों तरफ क्या लगे? मिथाइल। सो दिस इज एन एन डाई मिथाइल प्रोपेनामीन, और वो प्रोपेनामीन भी थोड़ा सा अपने हिसाब से, यानी इसका भी नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा लॉजिकली समझा जाए तो इसका नाम बनेगा एन एन डाई मिथाइल। दिस इज एन एन डाई मिथाइल। अब आप जो प्रोपेनामीन लिख रहे हैं वो कौन सी प्रोपेनामीन है? जिसके कार्बन पर एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो अब अपने हिसाब से अगर देखा जाए, या फिर एक सेकेंड, या फिर एक और काम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, प्रोपेनामीन की जगह आप इसको कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज भी कर सकते थे। यानी अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज भी किया जा सकता है, तो वो भी देख लेते हैं वो कैसे किए जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने के लिए मुझे लगता है कि मैं चेन को चेंज कर सकता हूं। तो क्या ये देखा जा रहा है इसकी चेन जो आप बड़ी ले सकते हैं वो कौन सी हो सकती है? तो सर इसकी जो बड़ी चेन ली जा सकती है वो बड़ी चेन ली जा सकती है 1 2 3 4 5। हाँ सर बिल्कुल सही है, ये 1 2 3 4 5 ये इसकी बड़ी चेन ली जा सकती है। बिल्कुल सही है। तो अगर आप इसका आईयूपीएसी लिखना चाहते हैं तो इसका आईयूपीएसी कैसे लिखा जाएगा? तो सर ये जो आईयूपीएसी बनने वाली है वो एन एन 3 पर तो एक मिथाइल लगा ही हुआ है, साथ में ये एन एन डाई मिथाइल है, तो अगर इसका नाम सही, और ये 5 कार्बन है, बात समझ रहे हैं, दिस इज 5 कार्बन, सो दिस विल बी पेंटामीन। तो सही अगर सोचा जाए तो इसका नाम क्या बनना चाहिए? तीसरे नंबर पर मिथाइल मिथाइल है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन पर मिथाइल मिथाइल है, और साथ तीसरे नंबर पर एक और मिथाइल है, सो दिस विल बी एन एन डाई मिथाइल 3 मिथाइल पेंटामीन। आप समझिए बात, ये 5 कार्बन का बनाया गया है, और इस 5 कार्बन में इसका नाम लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं तो मुझे लगता है दिस विल बी एन एन
चाहे तो यहीं पर 3 भी लिख सकते हैं, बट फिर भी अगर अलग से लिखना चाहे तो एन एन डाई मिथाइल, दिस इज एन एन डाई मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंट 3 अमीन, दिस इज पेंटेनामीन, पेंटेन 3 अमीन। ये बड़ा टेक्निकल सा नाम बन गया। दिस इज पेंटेनामीन, दिस इज पेंटेनामीन। और नंबर क्या बनेगा? तीसरे नंबर पर ये है, तो दिस इज पेंटेन 3 अमीन। तो यानी इसको एक सेकेंड, इसको और सही से लिखते हैं, दिस इज पेंटेन 3 अमीन। तो जो सही नाम लगता है वो ये लगता है। ये अच्छा है, समझिए। यानी अगर मुझे लगता है कि इसमें ये एक टर्शरी अमीन है और टर्शरी अमीन्स का नाम लिखना हो तो एन पर क्या क्या लगा है ये प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो जो बड़ी वाली चेन है वो तो आपकी एल्केनामीन बनेगी, और जो नाइट्रोजन से लगे हुए हैं वो एन मिथाइल डाई मिथाइल करके लिख दीजिए। तो दिस इज एन एन डाई मिथाइल। ठीक, अच्छा, अब ये कौन सी एल्केनामीन है वो चेक कर लेते हैं। सर ये देखिए, ये 5 कार्बन है, ये एक ऐसी एल्केनामीन है जिसके तीसरे नंबर पर मिथाइल लगा है, और साथ में क्योंकि 5 कार्बन है और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन लगा है, सो इट विल बी 3 पेंटेनामीन। सो दिस इज पेंटेन 3 अमीन। समझ रहे हो बात को? दिस इज पेंटेन 3 अमीन। कौन सा? एन एन डाइमिथाइल 3 मिथाइल, या फिर एन एन 3 ट्राइमिथाइल। आप ये भी लिख सकते हैं एन एन 3 ट्राइमिथाइल पेंटेन 3 अमीन, या फिर एन एन डाइमिथाइल 3 मिथाइल पेंटेनामीन। समझिए बात। यानी टर्शरी अमीन्स का जब भी नाम लिखा जाएगा तो टर्शरी अमीन्स के नाम लिखते वक्त इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि टर्शरी अमीन्स में आप नाइट्रोजन से जो बड़ी चेन अटैच करते हैं, वो जो बड़ी वाली चेन होती है वो बड़ी चेन तो एल्केनामीन डिसाइड करती है, और जो छोटी वाली चेन्स होती हैं वो छोटी वाली चेन आपको नाइट्रोजन से लगी हुई लोग, वो आपको नाइट्रोजन से ये मेंशन करना पड़ता है कि वो कौन कौन से ग्रुप्स अटैच हैं। तो दिस विल बी एन मिथाइल एल्केनामीन। तो हमें वो जो बड़ी चेन है वो तो एल्केनामीन बन जाती है, और जो छोटे वाले ग्रुप्स होते हैं नाइट्रोजन से लगे हुए वो अलग से मेंशन करने पड़ते हैं। अगर वो नॉर्मल NH2 ग्रुप है, प्राइमरी अमीन है, तो आप सीधे सीधे एल्केनामीन करके लिख देते हैं। अब इस सवाल में अगर यहां NH2 लगा होता तो आप सीधे सीधे सवाल का नाम लिख सकते थे, दिस इज नॉर्मल अमीन, जो हमारा नॉर्मल अमीन है, और उस नॉर्मल अमीन को आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। कुछ समझे बात को? ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए कितना आसान सवाल है। इसका IUPAC डिसाइड करना है। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सवाल पूछा गया सवाल है, और इस सवाल में फिर वही है, नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो बड़ी चेन मिलेगी वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा अगर किसी को कोई और ऑप्शन समझ में आ रहा हो तो वो भी लिखा जा सकता है। तो अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, या नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप अपने हिसाब से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है ये जो छोटे सवाल बनाए गए हैं, ये सारे छोटे सवाल यही सोच के डिसाइड करने के लिए कि जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स हैं, उन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स में आप नंबरिंग कहां से करेंगे और मेन चेन किसको कंसीडर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सब लोग समझे, ये जो बार बार सवाल आ रहे हैं, इन सवालों में देखने से ऐसा लग रहा है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है एनटीए पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के लेवल पर, क्योंकि वो अक्सर वो बहुत बेसिक रूल से रिलेट करके सवाल बनाता है हर टॉपिक पर। तो हो सकता है हमसे इस हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग में जब वो नाम पूछे तो वो मेन इसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करे कि आप नंबरिंग राइट साइड से कर रहे हैं या लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, या फिर आप इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं या फिर आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, या आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। समझिए। क्लियर है? चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर और सवाल हुआ तो एक सवाल और ले लेते हैं। ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल। क्यों अच्छा सवाल है? क्योंकि इसके अंदर भी सर देखिए एक CHO ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप। अब सर ये मुझे पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी मुझे किसे देनी है, क्योंकि जिसको ये नहीं पता कि प्रायोरिटी किसे देनी है वो ये सवाल गलत कर देगा। तो मैं फिर वही बोलूंगा कि CHO ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो कीटोन के ऊपर रखी जाती है, यानी CHO ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी पर आता है और कीटोनिक ग्रुप लेस प्रायोरिटी पर है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो इसका मतलब युवा ये तो कंफर्म हो गया, तुम कुछ हो मुझे इससे मतलब नहीं है, ये वो कंपाउंड है जिसका नाम मुझे लिखना है, और तुम 1 और 2
दूसरे नंबर पर लटके हुए कीटो ग्रुप है। तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस इज 2 पर लगा कीटो ग्रुप या 2 पर लगा ऑक्सो ग्रुप, और इसका नाम लिखते वक्त क्योंकि ये सीएचओ ग्रुप काउंटिंग में नहीं आ सकता क्योंकि ये चेन से अटैच है, तो इट शुड बी कार्बल्डिहाइड। तो ये एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें अगर मैं उस डबल बॉन्ड को छोड़ दूं तो ये एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसको आप साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बोल सकते हैं। कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब अगर आप ये बताना चाहें कि कौन सा साइक्लोहेक्सेन है तो आप इसको बता सकते हैं, दैट इज 2 पर लगा ऑक्सो ग्रुप है, दिस इज 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। और ये नाम आप इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि आप इस बात को मानते हैं कि जो सीएचओ ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये बड़ी प्रायोरिटी का आदमी है। और अगर सीएचओ की प्रायोरिटी ज्यादा है सीओ ग्रुप से तो आप सीएचओ को ही प्रायोरिटी दे। जैसे मान लीजिए कभी इस तरह का कोई सवाल आ जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H, तो ऐसे में ऑब्वियस है नंबरिंग यहां से की जाएगी और इस नंबरिंग में आप आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं। दिस इज अगेन ब्यूटेनल, आप इसको ब्यूटेनल करके लिखेंगे, 2 पर कीटो ग्रुप या 2 पर ऑक्सो ग्रुप अपने हिसाब से ट्रीट करें। समझे बात? चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। इसमें फिर वही वाली बात आती है, बिल्कुल एनटीए से रिलेट करता हुआ सवाल लगता है क्योंकि इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक सीओसीएल है और एक अमाइड है। अब आपको डिसाइड करना है इनमें से जिसकी भी प्रायोरिटी आपको ज्यादा लगे आप उसको ट्रीट करिए। तो ऑब्वियस है हमें ये बात ध्यान रख के जानी है कि जो सीओसीएल की प्रायोरिटी है वो CONH2 के ऊपर आती है। तो ऐसे में ये जो CONH2 ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और एज अ सब्स्टिट्यूएंट नेम CONH2 का कार्बामोइल होता है। तो जिस बच्चे को ये पता है वो इस सवाल का या इस तरह के सवालों का आंसर लिख सकता है। तो बाकी सब सेम है, इसमें कुछ कलाकारी नहीं है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। चौथे नंबर पर कार्बामोइल लगा है, 6 कार्बन है, कार्बन काउंटिंग में आया है, एल्केनोइल हैलाइड करके इसका नाम बनेगा। सो फाइनली दिस इज हेक्सेनोइल क्लोराइड। सो दिस इज 4 कार्बामोइल हेक्सेनोइल क्लोराइड, इसका नाम लिखा जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि मुझे ये पता होना चाहिए कि सीओसीएल ग्रुप की प्रायोरिटी अमाइड से पहले आती है। दूसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए थी कि जो अमाइड है एज अ सब्स्टिट्यूएंट उसका क्या नाम होता है, और उसके बाद जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो मुझे यह भी पता होना चाहिए कि इस कार्बन को काउंटिंग में लेने से इसका नाम क्या बनता है और इस कार्बन को काउंटिंग मेन चेन की काउंटिंग में न लेने से इसका नाम क्या बनता है। तो अगर सीओसीएल ग्रुप है तो काउंटिंग में कार्बन को अगर आपने ले रखा है तो वो एल्केनोइल क्लोराइड करके, और नहीं तो एल्केन कार्बोनिल क्लोराइड करके उसका नाम लिखा जा सकता है। कुछ समझ के बात को? तो इसका नाम फाइनली क्या बनना चाहिए? चौथे नंबर पर कार्बामोइल है और बाकी आपका हेक्सेन कार्बोनिल हेक्सेनोइल क्लोराइड आपका सीधा सीधा नाम दिखाई देता है, हेक्सेनोइल क्लोराइड। समझ गए? तो ये कुछ सवाल हैं मेरे हिसाब से, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और इनको अब जैसे ये है, इसमें भी ये बेसिक एनटीए से रिलेट कर सकते हैं सवाल को, क्योंकि इसमें भी वो यही जानना चाहता है कि जब नंबरिंग दोनों तरफ से करी जा सकती है तो आप नंबरिंग में किसको प्रेफरेंस देंगे। तो हम सब जानते हैं जब ट्रिपल और डबल बॉन्ड को दोनों लोगों को सेम नंबरिंग मिल रही हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, यानी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल जाती है। तो अगर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है कब? देखो ऑब्वियस है कि जिधर से भी नंबरिंग करते वक्त जो आदमी पहले आ जाए प्रेफरेंस उसी को मिलेगी। यानी अगर इधर से नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड पहले आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो मैं उसको ही प्रेफरेंस दूंगा। बट अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने से डबल और ट्रिपल को बराबर लोकेंड मिल रहा है तो ऐसे में फिर डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस बढ़ जाती है। तो इस कंपाउंड में भी अगर मैं देखूं तो इस कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस कम होनी चाहिए। तो इस सवाल में भी, इस सवाल का जब आप आंसर लिखेंगे तो 5 कार्बन है, पेंट 1इन 4 आइन ऐसे करके इसका नाम लिखा जा सकता है। समझे बात को? तो ये प्रेफरेंस में जो रूल्स हैं वो रूल्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इस सवाल को भी आप आसानी से ट्रीट करेंगे, लेकिन इसमें फिर वही है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सर ऐसा है प्रायोरिटी किसको आप पहले देना है। तो प्रायोरिटी हम हमेशा नंबरिंग करते वक्त जो भी डबल या ट्रिपल पहले आ रहा है हम उसी तरफ से नंबरिंग करेंगे। लेकिन सर अगर इधर से नंबरिंग और इधर से नंबरिंग करते वक्त डबल ट्रिपल दोनों बराबर ही आ रहा है तो प्रेफरेंस किसको देंगे? तो ऐसे में प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की होगी। ठीक है।
और एक सवाल ले लेते हैं। देखिए, ये वही सवाल, ये एनसीईआरटी में इस तरह के एक सवाल दे भी रखा है, बिल्कुल वही वाली कहानी है सर। आप सीएन ग्रुप को नंबरिंग में लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन तब ये सीएन ग्रुप नाराज हो जाएगा। तो ऐसे में बेस्ट ये है कि आप इन तीनों को मेन चेन में कंसीडर कर लीजिए। ये तीनों लोग मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, बस फर्क इतना है कि सर ये लटके हुए मेन चेन्स हैं, लेकिन इनके कार्बन को काउंटिंग में यूज नहीं किया गया है। तो अगर कार्बन को काउंटिंग में नहीं लिया गया है, तो ऐसे में इसका नाम लिखते वक्त बहुत सीधे से इसका नाम प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल करके। नाउ दिस इज नॉट नाइट्राइल ओनली, दिस इज कार्बोनाइट्राइल। तो ऐसे में इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो कार्बोनाइट्राइल करके 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल प्रोपेन, ये इसका नाम लिखा जा सकता है। ये प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है? देखिए, ये भी है, बिल्कुल आसान है। आप इसमें भी वही वाली बात आती है कि नंबरिंग करना चाहें तो अपने हिसाब से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो CS3 को बाद में लोकेंड मिलेगा, तो बेहतर है कि आप नंबरिंग ऐसे कर दें 3, 4, 5। अब साफ दिखाई दे रहा है पहले और पांचवें नंबर पर डाई एल है, सो दिस इज पेंटेन डायल। आप आसानी से पेंटेन डायल करके इसका नाम लिख सकते हैं। तो 2 पर मिथाइल है, देखने से लगता है कि आंसर जो है इसका सेकंड बन जाए। 2 methyl and this is pentane dial because you have 2 CHO groups, दोनों को नंबरिंग मिली है, so it should be al। किस किस नंबर पर है वो भी मेंशन करना चाहिए। तो सही नाम तो अगर मैं लिखूं तो दिस शुड बी 2 methyl pentane 1,5 डायल। तो इसका सही नाम तो पेंटेन 1,5 डायल करके ही लिखा जाना चाहिए, ताकि मुझे पता हो कि किन किन पोजीशंस पर आपने अल ग्रुप या CHO ग्रुप लगा रखा। क्लियर है? तो सब लोग इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा और तमीज से अगर इसको पढ़ लिया जाए, बेसिक बेसिक रूल्स पढ़ लिए जाए, तो ये काम किया जा सकता है। तो चलो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक उठा के इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें मेनली जो समझ में आता है वो यही कि आप मेन चेन्स को कंसिडर करें, हाइड्रोकार्बन्स के आईयूपीएसी सीखें, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन, एल्काइन हो, और साथ ही साथ मेन फंक्शनल ग्रुप्स के आईयूपीएसी में नॉर्मल नॉर्मल तरीके, कार्बन काउंटिंग में आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, एज अ सब्सिट्यूएंट तुम्हारा नाम क्या है, हर फंक्शनल ग्रुप को इंडिविजुअली करके उसके ऊपर के कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर ली जाए, तो मुझे लगता है हमारे लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट बार फिर से मुलाकात होगी, तब कुछ और भी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।